इस मौके पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। 16 मार्च को शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खड़ककला में सीएम पद की शपथ लेंगे भगवंत मान। आम आदमी पार्टी को पंजाब में प्रचंड बहुमत हासिल होने के साथ ही साथ मान 16 मार्च को शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खड़ककला में सीएम पद की शपथ लेंगे। तो जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है, 92 सीट लेकर अप्रत्याशित बहुमत के साथ पंजाब में आ रही है और अब सत्ता बनाने को लेकर दावा पेश करने के लिए भगवंत मान पहले दिल्ली पहुंचे हैं। अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद लिया है। हमारे साथ इसी पर संवाददाता दिल्ली से कमल कुमार जुड़ चुके हैं, जानेंगे उनसे कि क्या ताजा है हालचाल है। कमल, भगवंत मान की यदि बात करें तो दिल्ली भी पहुंचे हैं, अरविंद केजरीवाल जी से मुलाकात की है और उसके बाद कहीं ना कहीं दावा पेश करने के लिए आगे बढ़ेंगे। क्या कुछ पूरी जानकारी थी, ताजा हाल क्या है? जी बता दें, जैसे ही आम आदमी पार्टी को परसेंट बहुमत मिली, पहले से कहता कि भगवंत मान दिल्ली आएंगे और दिल्ली आकर उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद लिया, साथ ही साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम का भी आशीर्वाद लिया। और बता दें ये जो बैठक थी लगभग 2 से ढाई घंटे चली और बता दें कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से जो आ रही है इस बात पे भी चर्चा की गई है कि किसे कौन सा मंत्रिमंडल दिया जाएगा। तो काफी देर ये जो बैठक चली, उसके बाद जब भगवंत मान वहां से निकले हैं तो भगवंत मान ने मीडिया से बात तो नहीं की, लेकिन ये सूचना जरूर आ रही है कि 13 तारीख को एक रोड शो होगा, एक पंजाब में जन सैलाब होगा। उसके बाद जो है शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव में जो है शपथ समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हाथ लगी है तो सबके चेहरे खिले हुए हैं। अब बता दें जितने भी दिग्गज नेता थे आम आदमी पार्टी के, लोगों का साफ तौर से कह देना ये आम आदमी पार्टी की जीत नहीं, ये ईमानदारी की जीत है और पंजाब के लोगों की जीत है, क्योंकि पंजाब के लोगों ने दिल्ली में एक ऐसा रोल मॉडल देखा है जिसे उन्होंने अपनाया है और पंजाब को एक तरफा सीट पे बिठा दिया है। जी बिल्कुल। तो भगवंत मान जी, अब जिस तरह से दावा पेश करने के लिए जाने वाले हैं, क्या लगता है आपको अरविंद केजरीवाल से आशीर्वाद भी लिया है, क्या कुछ गुड़ सीख कर पंजाब की ओर आगे बढ़ेंगे? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मीटिंग वीडियो से कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल तो वहाँ मौजूद होंगे ही होंगे, लेकिन जो यहाँ का बड़े नेता जो वरिष्ठ नेता है, देखिए इस मौके पर सचिंदर जैन भी वहां पर पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं बड़े चेहरे जो है दिल्ली के वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में होंगे। और आगे की रणनीति क्या है कि अभी साफ नहीं हो पाया। भगवंत मान ने मीडिया कर्मियों से कोई बात नहीं की है, लेकिन जिस तरीके से 2 से ढाई घंटे की लंबी मीटिंग चली है, इसमें हो सकता है कि कई ऐसे बड़े निर्णय लिए गए हो, किसी मंत्रिमंडल दिया जाएगा और किसी की डिप्टी सीएम भी बनाया जाएगा, कहीं ना कहीं ये भी चर्चा जरूर हुई होगी। जी बिल्कुल कमल, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो शपथ की तैयारी हो चुकी है, आप का बढ़ा है मान, जिस तरह से भगवंत मान पहुंचे हैं, दिल्ली पहुंचे हैं अरविंद केजरीवाल। तो लगातार आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बढ़त हासिल की, बहुमत मिला है, पंजाब में प्रचंड बहुमत के साथ आई है, ऐसे में भगवंत मान पहुंचे हैं दिल्ली। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और इस मौके पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद थे। लगातार अब इस पूरे मामले पर जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार दूसरी बार चल रही है, अरविंद केजरीवाल पंजाब में जाकर पंजाब के लोगों से लगातार इस बात की दरखास्त करते रहे हैं कि एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दिया जाए। ऐसे में भगवंत मान के सामने, क्योंकि उनकी पहली पारी है मुख्यमंत्री के तौर पर, राजनीति में अभी अभी प्रवेश किया है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं पंजाब की जनता के तमाम मुद्दों के रूप में एक बड़ी चुनौती उनके सामने मौजूद है। किस तरह से इस चुनौती को पार करेंगे? और इसी बीच पंजाब से बड़ी खबर आ रही है, नवाशहर में होगा भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह। पंजाब से बड़ी खबर, नवाशहर में होगा भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह। पंजाब में 16 मार्च को शपथ ग्रहण समारोह। बड़ी खबर, पंजाब में 16 मार्च को होगा भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह। आज दिल्ली पहुंचे थे, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है, पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। पंजाब में 16 मार्च को होगा भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह। और इसी खबर पर हमारे साथ एक बार फिर से कमल कुमार संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। जी कमल, 16 तारीख तय कर दी गई है, भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह होगा, नवाशहर में होगा। क्या खास बात है नवाशहर में? और 16 मार्च की जो तिथि निर्धारित की गई है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? देखिए, प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद जब भगवंत मान दिल्ली पहुंचे हैं तो इस बीच जो है अरविंद केजरीवाल जी और सीएम डिप्टी सीएम
मनीष सिसोदिया के बीच में काफी देर जो है वार्तालाप चली है। एक मीटिंग जो लगभग है वो 2 से ढाई घंटे चली है, उसमें जो है सारी चीजों को तय किया गया है। लेकिन जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल करी है और एक भगवंत मान का जो है चेहरा सामने आते ही एक अलग लहर पंजाब के अंदर दौड़ गई थी और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पंजाब के लोगों के दिलों पे राज कर रही थी और उसी का नतीजा ये निकला। जो बड़े दिग्गज थे पंजाब के, चाहे वो कैप्टन अमरिंदर हो, चाहे वो चन्नी हो, चन्नी दोनों सीट आ रहे हैं। बताते हैं ये बहुत बड़ी बात है, सीएम होते हुए वो दोनों सीट आ रहे हैं और साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू भी बिल्कुल अपनी सीट आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों ने विश्वास जिताया है और उसी को लेकर आज तो चर्चा हुई है और नवे शहर को जो है डिसाइड करा गया है, बिल्कुल नियोजित किया गया है कि वहां पर जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पंजाब में एक तरफा जो ऐतिहासिक जीत हासिल करी है उसको लेकर कई बातों पे चर्चा भी की गई है, जिसके बाद ये तारीख डिसाइड करी गई जहां पर भगवंत मान का अब तिलक समारोह होगा और शपथ ग्रहण समारोह होगा। जी बिल्कुल, तो होली से ठीक 1-2 दिन पहले ये समारोह होना है। भगवंत मान की यदि बात करें तो राजनीति में जल्द ही प्रवेश किया है, पहली पारी उनकी होगी और मुख्यमंत्री के रूप में पहली पारी खेलेंगे। तो क्या लगता है आपको, किस तरह की चुनौती उनके सामने पंजाब में बरकरार है तमाम मुद्दों को लेकर? जी देखिए, सुरक्षा को लेकर काफी हमेशा बातें होती रही है। पहले कांग्रेस की सरकार रही है, राहुल की सरकार रही है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर बात होती रही है। लेकिन अब आम आदमी पार्टी को एक पंजाब ने एक मौका दिया और मौका ऐसा दिया क्योंकि पंजाब अपने आप में एक बहुत बड़ा राज्य है। जब जीत दर्ज हुई उसके बाद भगवंत मान ने आके जब संबोधित किया, संबोधन में उन्होंने अपना ये बताया कि अगर मैं पहला नीला पेन चलाऊंगा तो वो बेरोजगारी को हटाने के लिए चलाऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दावा किया है भगवंत मान ने और जिस तरीके से उन्होंने बेरोजगारी को धक्का देते हुए ये बात कही है तो अपने आप में काबिले तारीफ है। हो सकता है कि अब पंजाब का कायाकल्प हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि हमने एक ऐसी ईमानदार सरकार को चुना है जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कार्य कर दिखाया दिल्ली के अंदर जो आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई थी। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो दिल्ली सरकार ने ऐसा कार्य कर दिखाया है जो कोई सरकार नहीं कर पाई थी। तो वही रोल मॉडल जो है केजरीवाल गवर्नमेंट मॉडल जो है अब पंजाब में चलेगा और लोगों को हर तरह की सुविधा दिखाई जाएगी। देखिए, पंजाब इलेक्शन से पहले लोगों को फ्री बिजली देना और खेती के लिए फ्री बिजली देना और महिला को 1000 रुपए देना, कई बड़े दावे किए गए थे। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत मान की सरकार, क्योंकि वो सीएम बनेंगे, भावी सीएम पद के उम्मीदवार है और सीएम जी बिल्कुल कमल, तो चुनौती दावों को लेकर भी है। इसके अलावा शिक्षा की बात आपने की है, शिक्षा का मॉडल तो दिल्ली का यकीनन बेहतरीन मॉडल है जिसको आगे उतारा जा सकता है। स्वास्थ्य की भी यदि हम बात करें, लेकिन पंजाब राज्य की यदि हम बात करें तो उसकी अपनी समस्याएं हैं। युवाओं की बात करें, बेरोजगारी की बात करें और साथ ही साथ नशा जो इतनी बड़ी समस्या है उससे किस तरह से निपटेंगे भगवंत मान, क्योंकि बड़ी चुनौती है उनके लिए। जी, जैसा आपने बात करी युवाओं की बेरोजगारी का, तो उन्होंने पहले ही आश्वासन दे दिया। अपने पहले ही संबोधन में उन्होंने बेरोजगारी को धक्का देते हुए बात कही कि मेरा नीला पेन सिर्फ बेरोजगारी को हटाने को चलेगा और युवाओं को रोजगार देने के लिए चलेगा। जी, ये बड़ी बात है। नशे पे किस तरीके से रोक लेगी, देखिए ये बहुत बड़ी चुनौती सामने आएगी, क्योंकि नशा जो है पंजाब की जगह जगह पर दिखता है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी की सरकार, भगवंत मान की सरकार किस तरीके से पुलिसिंग को टाइट करेगी। क्या अब वो सपना पूरा हो पाएगा जो पंजाब के लोगों ने देखा है, पंजाब की माताओं ने देखा है, पंजाब की बहनों ने देखा है, या उन सभी लोगों ने देखा है कि हम नशे से दूर हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये पुलिसिंग को बड़ा टाइट करना पड़ेगा और हर जगह बहुत सारी कार्य करने की अभी जो है व्यवस्था। अब देखने वाली बात ही होगी कि कितने समय में ये सारी चीजों पर जो है अंकुश लगाया जाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंदर अंतर्गत आती है, लेकिन पंजाब में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आती है। सब कुछ हाथ में होगा तो हो सकता है बहुत सी नई चीजें देखने को मिले। जी बिल्कुल कमल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से पंजाब की हम बात करें, 16 मार्च को भगवंत मान का शपथ ग्रहण समारोह होना है, नवा शहर को चुना गया है, उसके लिए लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं। आज मुख्यमंत्री दिल्ली से अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने पहुंचे और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है। इस मौके पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी आ रही है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। 15 मार्च को योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं सीएम पद की शपथ। 15 मार्च को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से लेंगे सीएम पद की शपथ। योगी आदित्यनाथ शपथ समारोह को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां शुरू। तो पंजाब में 16 मार्च को, तो वहीं उत्तर प्रदेश में 15 मार्च को तैयारियां शुरू हो चुकी है। सीएम योगी आदित्यनाथ
15 मार्च को ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। 15 मार्च को योगी आदित्यनाथ ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रदेश में उससे जुड़ी तमाम तैयारियां शुरू। शपथ ग्रहण से पहले योगी आदित्यनाथ सीएम पद से देंगे इस्तीफा। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां हुई शुरू। सीएम योगी आदित्यनाथ राज्यपाल को जल्द ही सौंपेंगे अपना इस्तीफा। और इसी खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संदीप मिश्रा संवाददाता जुड़ चुके हैं। जी संदीप, 15 मार्च को जानकारी सामने आ रही है कि योगी आदित्यनाथ शपथ ले सकते हैं और इससे पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी है? तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शपथ ग्रहण को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 15 मार्च को शपथ ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ। इससे पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देंगे। राज्यपाल को जल्द ही इस्तीफा सौंपेंगे और इस्तीफा सौंपने के साथ ही साथ अगले मंत्रिमंडल के लिए दावा, अगले मुख्यमंत्री के लिए, अगली विधानसभा के लिए दावा भी पेश करेंगे। 15 मार्च को जानकारी मिल रही है और इसी खबर पर संवाददाता संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी संदीप, 15 मार्च को योगी आदित्यनाथ शपथ ले सकते हैं, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देंगे, राज्यपाल से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज से कुछ ही देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और वहां पे इस्तीफा अपना देंगे। हालांकि जिस तरीके से इससे पहले आज पहले कार्यकाल की इनकी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यकाल की जो बैठक थी वो बैठक समाप्त हो गई। 5KD पे काफी देर तक बैठक चलती रही। उस बैठक के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ अपने 5KD कालीदास से निकल करके सीधे राजभवन की तरफ रवाना हो गए हैं और रवाना होने के बाद अभी राज्यपाल से मुलाकात होगी। उसके बाद वो वहां पे इस्तीफा देंगे और ठीक 15 तारीख को ये भी खबर सामने निकल के आ रही कि 15 तारीख को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शपथ ले सकते हैं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके बाद कैबिनेट विस्तार भी होगा, तो निश्चित तौर पे 15 तारीख को आयास लगाई जा रही है, उस पर जो है मोहर लग सकती है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 15 तारीख को शपथ लेंगे। हालांकि अब से कुछ ही देर के बाद जो है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे राज्यपाल के सामने और वहां पे जो पहला इनका कार्यकाल था मुख्यमंत्री पद का, उसको जो है वहां पे जो है रखेंगे। उसके सामने बात जो है 15 तारीख की अगर बात करते हैं तो 15 तारीख को शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे, क्योंकि 18 तारीख को होली पड़ रही, तो होली से पहले निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जरूर शपथ ग्रहण कर लेंगे। जी बिल्कुल संदीप, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो 15 मार्च को सीएम पद की शपथ ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ। जल्द ही राज्यपाल के पास पहुंचेंगे, इस्तीफा सौंपेंगे मुख्यमंत्री पद से और उसके बाद तो लगातार 15 मार्च को लेकर बातचीत कर रहे थे। 15 मार्च को योगी आदित्यनाथ सीएम पद की शपथ ले सकते हैं और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर, यूपी में होली से पहले हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। उत्तर प्रदेश में होली से पहले हो सकता है शपथ ग्रहण समारोह। पीएम मोदी और अमित शाह कार्यक्रम में होंगे शामिल। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े, जिस तरह से प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को 2022 के विधानसभा चुनाव में मिला है, ऐसे में 15 मार्च से पहले, होली से पहले कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ दोबारा ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह भी होंगे शामिल। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर। आज देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो सकते हैं योगी आदित्यनाथ। कई नए चेहरे कैबिनेट में हो सकते हैं शामिल। कई नए चेहरे कैबिनेट में हो सकते हैं शामिल। आगरा होगा। अच्छा। और इसमें विधानसभा का विघटन के लिए निश्चित रूप में वो आग्रह कर सकते हैं। अभी सब बाद में निर्णय होगा। अभी सर कोई डेट आई है क्या कि 15 तारीख? अच्छा, तो देख सकते हैं कि डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जो है सीएम योगी केशव मौर्य स्वतंत्र देव जाएंगे दिल्ली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Yes! 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 In your face, loser. See you in soccer.
जी हाँ, predict cricket and football results and win cash only on Sky 247 anywhere anytime 24/7 entertainment only on Sky 247. Asshole. Download the Sky 247 app today. This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly at your own risk. जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो अब बात करेंगे 2022 की जीत, 2024 का संदेश। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। इस बार के चुनाव में कई मिथक टूटे हैं और जनता ने 5 राज्यों में स्पष्ट जनादेश दिया है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ वापसी करते हुए इतिहास रचा, तो वहीं गोवा में बीजेपी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा करने जा रही है। मणिपुर में भी बीजेपी अपने दम पर बहुमत के पार पहुंची है और उत्तराखंड की बात करें तो राज्य के गठन के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है जब एक ही पार्टी लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब रही है। 5 में से 4 राज्यों में बीजेपी का नाम ले रहे पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त सफलता हासिल की है। सीमावर्ती राज्य में आपका ऐसा झाड़ू चला कि सभी दिग्गज चित्त हो गए। एक दशक पहले अस्तित्व में आई पार्टी दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी सरकार बनाने जा रही है। ऐसे में 2022 में बीजेपी की 4 राज्यों में जीत 2024 के लिए क्या संदेश देने का काम कर रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले देखिए एक रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं और बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। इस जीत के बाद देश में बीजेपी ने 2024 के लिए अभी से जमीन तैयार कर दी है। 2014 और फिर 2019 में मोदी को दिल्ली की गद्दी तक पहुंचाने में यूपी का अहम रोल रहा और अब एक बार फिर यूपी में कमल खिला है। तो जाहिर है कि 2024 के चुनाव में ये एक अहम फैक्टर होगा, लेकिन कितना अहम, ये बड़ा सवाल है। 5 राज्यों के चुनाव में पंजाब को छोड़कर बाकी 4 राज्य यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में मोदी मैजिक ने विरोधी पार्टियों को धराशायी कर दिया और इस बात से बीजेपी नेता झूम रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के लिए यूपी को फिर से फतेह करना सबसे महत्वपूर्ण था। मोदी और योगी की जोड़ी ने आखिरकार वो करिश्मा कर दिखाया। राजनीतिक पंडितों की माने तो ये मोदी और योगी का करिश्मा ही है कि करीब 37 साल बाद किसी राजनीतिक दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की और 37 साल में ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मुख्यमंत्री ने 5 साल सत्ता में रहने के बाद फिर से जीत का झंडा फहराया। यूपी में बीजेपी की ये जीत ब्रांड योगी को मजबूत करने वाली है और इस मजबूती के साथ ही बीजेपी को वो टॉनिक मिल गया है जो 2024 की पीएम की कुर्सी की रेस में सबसे मददगार साबित होगी। बीजेपी ने सीएम योगी के गृह जिले गोरखपुर में सभी 9 सीटों, कुशीनगर की सभी 5 सीटों, देवरिया की सभी 7 सीटों, गोंडा की सभी 7 सीटों, गाजियाबाद की सभी 5 सीटों, गौतम बुद्ध नगर की सभी 3 सीटों, हापुड़ की सभी 3 सीटों, बुलंदशहर की सभी 7 सीटों और फर्रुखाबाद की सभी 7 सीटों, कन्नौज की सभी 3 सीटों पर जीत दर्ज की। पीलीभीत की सभी 4 सीटों, मथुरा की सभी 5 सीटों और आगरा की सभी 9 सीटों और अलीगढ़ की सभी 7 सीटों, एटा की 4 सीटों पर, वाराणसी की 8 सीटों पर, रॉबर्ट्सगंज की 4 सीटों पर, झांसी की 4 सीटों पर, ललितपुर की 4 सीटों पर, महोबा की सभी 2 सीटों पर, हमीरपुर की 2 सीटों पर, हरदोई की 8 सीटों पर और लखीमपुर की 8 सीटों पर जीत दर्ज की। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में बीजेपी की जीत और पंजाब में चली झाड़ू ने 2024 लोकसभा चुनाव की पिच तैयार कर दी है। उत्तर प्रदेश में धमाकेदार के बीच बीजेपी इस गति को 2024 में भी बरकरार रखना चाहेगी। इसकी तैयारी गुजरात से पीएम मोदी ने शुरू कर दी। पंजाब को छोड़ दें तो 4 राज्यों में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली। 4 राज्यों में बीजेपी को
विरोधियों से दोगुनी सीटें मिली हैं, जो 2024 में बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने पर मुहर लगा रही है। 5 राज्यों के नतीजों ने एक और स्पष्ट संदेश दिया है। ये संदेश ये है कि हिंदुत्व फिलहाल भारतीय राजनीति की धुरी बना है। विकास, प्रगति, समावेशी राजनीति के तमाम दावों के बावजूद हिंदुत्व का मुद्दा पूरे चुनाव में छाया रहा। अब 2022 में बीजेपी को जो टॉनिक मिला है, उसका फायदा 2024 में बीजेपी कितना उठाती है, ये बड़ा सवाल है। तो जिस तरह से 2022 में 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई है, ऐसे में इसे कहीं ना कहीं 2024 के लिए एक संदेश भी माना जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहीं ना कहीं कल इस बात का जिक्र कर दिया कि इसके जरिए 2024 की राह आसान हो जाएगी। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। शबनम पांडे जी, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आकाश मिश्रा, आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ है। बहुत स्वागत है आप दोनों लोग। अनिल झा, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। आलोक भदौरिया, राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शबनम पांडे जी, आपके पास ही आएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई। 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है और इसके सहारे जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं कि 2022 में जिस तरह का मैंडेट आपको मिला है, कहीं ना कहीं 2024 की राह आसान मानी जा रही है। क्या कहना है इस पर आपका? इसमें कोई दो राय नहीं कि लाभार्थी एक बड़ा 15 करोड़ लोगों को तो जी। शबनम जी, अपने फोन को अनम्यूट करिएगा। सबसे पहले मैं आपके दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहती हूं, क्योंकि वो भी प्रदेश की जनता भी है इसमें शामिल, और इन सभी ने, प्रदेश की जनता, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतृत्व के ईमानदार और दमदार छवि ने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब अगर चुनाव की बात करते हैं तो 2022 को सारे विपक्ष लामबंद होकर हमें हराना चाहते थे, लेकिन आखिर उनके हाथ कुछ नहीं लगा और हम फिर से पूर्ण जनमत के साथ, पूर्ण जनाधार के साथ हम फिर से जीत हासिल करते हैं। और जब 2019 में चुनाव जीतते हैं तो उस वक्त लोगों का कहना था आप 19 तो जीत ही जाएंगे क्योंकि 17 आपने जीता था। प्रधानमंत्री जी ने इसी बात को बताया है कि 17 जीतने पर लोगों का ये मानना था कि 19 तो हम जीतेंगे। तो अगर ये परसेप्शन लोगों का है और जिस तरीके का कार्य हमारी सरकार ने किया, डबल इंजन की सरकार ने किया, और आपने देखा कि 5 राज्यों में चुनाव होता और 4 राज्यों में हम पूर्ण बहुमत के साथ जीतते हैं, और हर जगह ये माना जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन हमने सबको धरातल पर छोड़ते हुए हम सीधे जीत हासिल करते हैं। तो अभी तक ये मानना पड़ेगा विपक्षियों को कि मोदी जी का जादू अब तक चल रहा है देश में, और जिस तरीके का विकास कार्य किया और जिस निष्पक्षता के साथ किया, सबसे बड़ी बात है विकास कार्य को पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से करने का काम पहली बार मोदी सरकार ने किया, और उसी को हर राज्यों ने कॉपी किया जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कहीं भी हमने जाति और इस जातियों में जनता को बांटा नहीं, और कहीं भी जो पात्र हैं उनको पात्रता के आधार पे बगैर किसी पक्षपातपूर्ण रवैये से हमने जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा। जिन मुद्दों पे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे थे विपक्ष, जनता ने इसको बताया कि कोरोना काल में भी जिस तरीके से सरकार ने 2 साल का कोरोना काल रहा, जो एक विषम परिस्थिति पूरे विश्व के लिए था, और ऐसी परिस्थिति में भी उत्तर प्रदेश की एक भी जनता भूखे नहीं सोई। ठीक है, और यही ठीक है। शबनम जी, आपके पास आते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अनिल झा भी जुड़े हुए हैं। जी अनिल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी की बात करें तो बहुत मजबूती से लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ी, कांटे की टक्कर भी मानी जा रही थी। चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच ही रहा, लेकिन जितनी उम्मीद थी उस तक पहुंच नहीं पाई। क्या कमी रह गई? देखिए, सबसे पहले पैनल में बैठे सभी लोगों को मेरा प्रणाम जी। और उत्तर प्रदेश की सम्मानीय जनता जिन्होंने समाजवादी पार्टी को 2017 में 47 सीटें दी थी और 2022 में 2.5 गुना सीटें बढ़ा के करीब 1.5 गुना वोट प्रतिशत बढ़ा के जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए प्रदेश की जनता का भी आभार, धन्यवाद। जी, आपने बिल्कुल सही कहा, हम लोग सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे और जो एक तरह का माहौल था प्रदेश में
हमारी बहन ने अभी इतनी सारी तारीफें करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन, जैसा लग रहा है कि कोई दिक्कत ही नहीं थी प्रदेश में। कोविड में किस तरह का मिसमैनेजमेंट था वो शायद हमारी बहन को दिखाई नहीं दिया। देश में, प्रदेश में किस तरह की महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इस सब जो चीजों को लेके हम लोग आए थे और लोगों से कहा था कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 10 लाख रोजगार, सरकारी नौकरी देंगे, 22 लाख IT सेक्टर में रोजगार सृजन करेंगे, किसानों को मुफ्त सिंचाई देंगे, गरीबों को मुफ्त इलाज करेंगे। इस तरह की चीजों को हम जनता के बीच में लेके गए और अपनी बात हम लोगों ने रखा। जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। कहीं ना कहीं हमारी बात जो हम लेके गए थे वो शायद जनता को, जो लोग नहीं दिए वोट, उनको पसंद नहीं आया होगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के लोग उत्तर प्रदेश और दुनिया के कोने कोने से आए हुए मंत्री, विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग, जो इनके मशीनरी होती हैं, और साथ में चुनाव आयोग और उत्तर प्रदेश के तमाम प्रशासनिक अधिकारी जिस तरह से लगे हुए थे। हमारा एक राष्ट्रीय नेता था, शायद कौरवों के बीच में अभिमन्यु फंस गया और इसीलिए हम सत्ता से दूर रह गए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, भरपूर आशीर्वाद मिला है। एक विपक्ष 47 सीट लेके 5 साल विपक्ष में हम लोग थे, अब 100 गठबंधन मिला के 125-27 ठीक है। हमारे साथ आलोक भदौरिया जी भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ हैं, राजनीति में बारीकी से पैनी नजर रखते हैं। आलोक जी, जिस तरह से यहाँ पर अनिल जी का कहना है कि कौरवों के बीच में अभिमन्यु फंस गया, क्या वाकई में आप ऐसा मानते हैं कि कौरवों के बीच में अभिमन्यु फंस गया? क्योंकि कोशिश समाजवादी पार्टी ने की थी और अब चुनाव आयोग को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जनता ने जो फैसला दिया है वो जनता को जो डिलीवरी हुई है उसके आधार पर भी दिया है। देखिए, हर पार्टी का एक अपना निर्णय होता है और चीजों को देखने का एक अपना नजरिया होता है। वो जिसको एक आशीर्वाद मान रहे हैं, मेरा मानना है कि राजनीति हो चाहे खेल हो, हर व्यक्ति जीतने के लिए लड़ता है, जीतने के लिए खेलता है। अब सवाल उठता है जीत की भूख कितनी। हमेशा एक बात होता है, जैसे बॉक्सिंग का आता है कि किलिंग इंस्टिंक्ट कितनी है, हमारे बैट्समैन के लिए आता है, बॉलर्स के लिए आता है, किलिंग इंस्टिंक्ट क्या है। वही राजनीति को आप में फिट करिए। 2014 से राजनीति का मिजाज बदल चुका है। राजनीति में अब ये हो रहा है कि आप में विनिंग इंस्टिंक्ट कितनी है, कितना आप जीतने की भूख रखते हैं जी। अब आप देखिए, अगर हम लोग ये नैरेटिव पे अगर चले जाते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिजनौर की रैली एक असफल होती है। थोड़ा सा अगर पीछे लौटे तो वो एक पंजाब में एक रैली में भीड़ ना होने की खूब जोर शोर से वीडियो वायरल होता है, जिसमें उनका एक स्टेटमेंट भी आता है कि शुक्रिया अदा करना, मैं जिंदा बचाया। दूसरा, फिर बिजनौर में रैली स्थगित होती है, जबकि उस समय हमारे सपा गठबंधन के जयंत जी एक ट्वीट भी करते हैं मौसम का, एक्यूवेदर का, कि भाई यहाँ पर पूरी धूप खिली हुई है। अब सवाल है, आप किसके भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं? क्या आप में जीतने की भूख है? पहली बात, लड़ाई अगर आप में जीतने की भूख नहीं है तो इसका मैं एक ये न कहूंगा, क्योंकि अखिलेश से लेकर सारे लोग ये मान के चल रहे थे महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों का आंदोलन है, छुट्टा जानवर है, DAP का पूर्वांचल में खाद का जबरदस्त संकट है। अरे अब तो जनता ही हटाने पर निकल चुकी है, चलो ठीक है हम रैलियां कर लेते हैं, ये सब कर लेते हैं। ये एक मिस कैलकुलेशन थी। मिस कैलकुलेशन में इसलिए कहूंगा क्योंकि अगर आप पहले चरण के भी अगर आप ये वोट प्रतिशत की बात करें, भारतीय इतिहास में अभी तक ऐसा होता आ रहा है कि जब भी वोट प्रतिशत अगर स्थिर रहता है तो वो हमेशा सत्ता के फायदे में जाता है। सत्ता बदलने के लिए जरूरी होता है कि वोटों को मतदान केंद्र तक पहुंचाया जाए। इसके लिए इन लोगों ने क्या रणनीति करी? सिर्फ इस भरोसे बैठे रहे, वो तो जनता चली है कि वो तो खाली करो। समाजवादियों का ये बहुत पुराना नारा, अगर आप याद करें 1977 में भी ऐसा ही हुआ था, जब जयप्रकाश नारायण के में हुआ था, तो एक वो आता था कि सियासत खाली करो जनता आती है। तो ये नहीं था जी। ये नहीं था, आप नहीं समझ पाए, क्योंकि जनता का मिजाज बदल चुका है। आप अभी तक अतीत जीवी हैं। आजकल पार्टी और चुनाव जीते जाते हैं जब आप उसको ओन करते हैं, आप CEO की तरीके से काम करते हैं। राजनीति का पुराने मिजाज से काम नहीं चलेगा कि आपने 10 to 5 काम कर लिया, चलो ठीक है हमने मेहनत कर ली, रिजल्ट आया या नहीं आया कोई बात नहीं, हमने तो मेहनत की ना। अब होता है कि आपने रिजल्ट क्या दिया, स्टेक्स बहुत ज्यादा लगे होते हैं। ये अगर नहीं समझेंगे तो विपक्ष धराशायी हो जाएगा, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वो अपने भी स्टेक्स लगाए कि उनकी सर्वाइवल की लड़ाई है।
ठीक है, आपके पास आते हैं। हमारे साथ आकाश मिश्र भी आम आदमी पार्टी से बने हुए हैं। आकाश जी, आपको सबसे पहले पंजाब में जो अप्रत्याशित जीत मिली है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज हम यहाँ पर 2024 की भी बात कर रहे हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की यदि बात करें तो 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत मिला है। आम आदमी पार्टी की नीतियों की यदि हम बात करें तो दिल्ली के बाद पंजाब की जनता ने आपको स्वीकारा जरूर है, लेकिन उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में यदि बात करें तो खाता तक नहीं खुला। क्या वजह रही है और क्या आप भी मान रहे हैं कि 2022 के बाद 24 की राह बीजेपी के लिए आसान हो जाएगी? देखिए, राह कैसे आसान होगी, कितनी आसान होगी, ये तो मोदी जी ने बताया, और ये मुझे लगता है कि मेरी बहन बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी से, ये आपको बेटर ढंग से बता पाएंगी। लेकिन आलोक जी का जो एनालिसिस है, मैं कहूंगा शायद बहुत ही सटीक एनालिसिस इन्होंने किया है, क्योंकि ये बात काफी चर्चा में थी कि इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, और मुझे लगा कि शायद कहीं ना कहीं पार्टियों ने कुछ ढीलापन छोड़ दिया। अब जैसे अगर आपने आम आदमी पार्टी की बात करी, तो मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी अभी एक छोटी पार्टी है। हमारे पास संसाधनों की कमी है, हमारे पास चीजों की कमी है, हमारे पास वो आर्थिक हमारी स्थिति नहीं है, ना ही उतना हमारे पास चंदा आता है। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई उत्तर प्रदेश में कि हमने अपना संदेश गांव-गांव तक पहुंचा दिया है कि हाँ, हम हैं, और आने वाले समय में हम एक मजबूत फोर्स बनकर उभरेंगे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश का भी चुनाव उतनी ही मजबूती से लड़ेंगे जितनी मजबूती से हमने दिल्ली लड़ा, जितनी मजबूती से हमने पंजाब लड़ा। आप देखिए, पिछली बार पंजाब की जनता ने हमें 20 सीट दिया था। 5 साल हमने पूरी विपक्ष की भूमिका वहां पर निभाई, और उसके बाद हमको लैंडस्लाइड विक्ट्री दिया। ये पंजाब की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी विक्ट्री, मुझे नहीं लगता पंजाब के इतिहास में शायद कभी किसी को दिया होगा, या दिल्ली के इतिहास में जब हमको 67 सीटें दिया तो शायद हिंदुस्तान के इतिहास में कभी दिल्ली में इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री किसी को दिया होगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सारी जगह आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी एक फोर्स बन के उभरेगी। उसका एक कारण और भी है जो मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में हमारी सरकार थी, लेकिन हमारे ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस थे। अभी कुछ महीने पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश भी बना दिया था, जिसके तहत जो भी डिसीजन होंगे वो एलजी लेने के अधिकारी होंगे, और हमको जनता ने चुनकर वहां पर बैठाला है, हमारे पास अधिकारों की कमी कर दी गई। हमारी सरकार बनते ही एंटी करप्शन ब्यूरो किस तरीके से हमसे छीन लिया गया, किसी से छुपा नहीं है, तो वहां हमारे ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस थी। उसके बाद भी हमने एग्जाम्पल्स देने का काम किया है। आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहूं कि माननीय केजरीवाल जी कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे समाज और देश आगे बढ़ सकता है, और सिर्फ यही सबसे बड़ा हथियार है जहां गरीब के बच्चे पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। आज आप शिक्षा का जो हमने स्तर सुधारा है दिल्ली में, वो तो है ही है मैम। ठीक है आकाश जी। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू मैं बताना चाह रहा हूँ। प्राइवेट स्कूलों की जो लूट थी, जिसपे पेरेंट्स चुपचाप जाते थे और पैसा देकर चले आते थे, वो दिल्ली की प्राइवेट स्कूल्स की लूट से भी निजात दिलवाई आम आदमी पार्टी ने। और अब हम पंजाब में भी और अच्छा काम करके दिखाएंगे, क्योंकि हमें भी पता है पंजाब में हमें बिल्कुल आकाश जी उस मॉडल की तारीफ सब करते हैं, दिखा सके कि हम ये काम कर सकते। जी बिल्कुल आकाश जी, दिल्ली मॉडल की शिक्षा की यदि बात करी जाए तो उसकी तारीफ हर कोई करता है, लेकिन दिल्ली में जो तमाम कमियों की आप बात कर रहे हैं, पंजाब में अब जनता ने आपको मौका दिया है, आपके पास पूरा बहुमत है और आप सरकार चलाकर दिखा सकते हैं कि किस तरह से सरकार चला रहा है। सरकार चलाने के साथ तमाम चुनौतियां भी हैं, उनसे आपको निपटना भी होगा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए आपको। शबनम जी, आपके पास आएंगे। 24 की हम खास तौर से बात करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि 2022 का किला तो आपने फतेह कर लिया है। क्या लगता है आपको कि तैयारी, भारतीय जनता पार्टी को माना जाता है कि 365 दिन चुनाव के मोड में ही रहती है, तो 2024 के लिए क्या शपथ ग्रहण के बाद से ही तैयारियां शुरू हो जाएंगी? और दूसरी बात, इस लड़ाई को जो आसान माना जा रहा है, या लोग कह रहे हैं कि सीधे 14 के बाद 17 के बाद 19 मिल गई है तो 22 के बाद 24 मिल जाएगी, क्या बीजेपी में तमाम कार्यकर्ता भी, तमाम बड़े नेता भी इस बात को आसान मान रहे हैं, या टक्कर उसी तरह होगी? भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को चुनौती से कम नहीं समझती है। अगर हम 5 साल चुनाव मोड में रहते हैं तो चुनाव मोड का मतलब क्या है? हम जनता के द्वार पर रहते हैं, हम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए खड़े रहते हैं, हम जनता से संपर्क में रहते हैं। ये हमारा चुनावी मोड है। संगठन को हम लगातार मजबूत करते हैं, और हमारा नारा भी है कि हमारा बूथ सबसे मजबूत। हम हमेशा अपने बूथ पे नजर रखते हैं, बूथ के जो हमारी कमेटी है उसको मजबूत करते रहते हैं, और जनता लगातार, जनता और सरकार और कार्यकर्ता जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके संपर्क में होते हैं।
अब जिस तरीके से ये कह रहे थे कि दिल्ली में बहुत अच्छा प्रबंध था, कोविड प्रबंध सबने देखा दिल्ली का, किस तरीके से प्रवासी मजदूरों को भागना पड़ा, किस तरीके से उत्तर प्रदेश पर भरोसा किया उन प्रवासी मजदूरों ने। अगर सपा की बात की जाए तो सपा को देखिए, बसेस लगा दी गई हैं, आप लोग जना जाइए, मील उसके सपा और बाद बसपा ने मिलकर बेच दिया लोगों को। उत्तर प्रदेश में लकड़ियां नहीं मिली। जी शबनम जी, आपको यहाँ पर रोकेंगे, आकाश जी आपको रोकेंगे, अपने दर्शकों को सीधे तस्वीरें दिखाएंगे। राजभवन में आज पहुंच रही हैं आनंदीबेन पटेल भी वहां पर हैं और तमाम लोग पहुंच रहे हैं, अपने दर्शकों को सीधी तस्वीर दिखाना चाहेंगे। आप लोगों के पास वापस लौट कर आते हैं। तो लगातार हम चर्चा कर रहे थे 2022 के बाद 2024 में जिस तरह की जीत का संदेश की बात मानी जा रही है कि 2022 की जीत के बाद 24 में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये संदेश है कि राह आसान है। लेकिन इसी बीच आइए आपको सीधे लिए चलते हैं राजभवन, जहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, राजभवन की तस्वीरें हैं। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष मौजूद हैं, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात करने पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ अब से कुछ ही समय के बाद मुलाकात करने पहुंचे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे सबसे पहले और उसके बाद फिर नए मंत्रिमंडल के गठन के लिए कहीं ना कहीं दावा भी पेश करेंगे। तो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, राजभवन पहुंच चुके हैं, मुख्यमंत्री पद का इस्तीफा देने के लिए पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। राजभवन में सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की ये तस्वीरें आप लखनऊ से सीधी देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करती हुई इस्तीफे के बाद नए मंत्रिमंडल के गठन के लिए दावा पेश किया जाएगा और माना यह जा रहा है कि 15 मार्च तिथि निर्धारित हो सकती है मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए। होली से पहले दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ। तो कैबिनेट की बैठक के बाद राज्यपाल से मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपते हुए योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की है मुलाकात। कैबिनेट की बैठक के बाद ये मुलाकात करने पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ और साथ ही साथ मौजूद है प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। तो राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं योगी आदित्यनाथ और इस इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं नई मंत्रिमंडल के लिए दावा पेश करने की कार्रवाई भी आगे होगी। माना यह जा रहा है कि होली से पहले दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं योगी आदित्यनाथ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हुए योगी आदित्यनाथ, साथ ही साथ मौजूद है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। तो कैबिनेट की बैठक के बाद राजभवन पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपा है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंपने के बाद नए मंत्रिमंडल के लिए दावा पेश करेंगे योगी आदित्यनाथ। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। देखते रहिए के न्यूज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता और दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है। चर्चा कर रहे हैं 2022 की जीत, 2024 का संदेश। जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव के बाद 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत हासिल हुआ है, 4 राज्यों में बीजेपी की एक बार फिर से सरकार बनने वाली है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं राह आसान मानी जा रही है। क्या कुछ विश्लेषण इस समय राजनीतिक गलियारों में चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर क्या रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है, उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग बने हुए। शबनम पांडे जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आकेश मिश्रा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ हैं, अनिल झा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं और आलोक भदौरिया जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। जी अनिल झा, समाजवादी पार्टी की यदि हम बात करें तो 2022 का चुनाव तो निकल गया, भरसक कोशिश आपने की थी कहीं ना कहीं सीटों को बढ़ाने में और वोट शेयर बढ़ाने में कामयाबी भी आपको मिली है, लेकिन 2024 की यदि हम बात करें तो क्या कुछ तैयारी, क्योंकि आलोक भदौरिया जी जिस तरह से कह रहे थे कि जनता से कनेक्ट में कहीं ना कहीं कमी हुई है, सीईओ की तरह या फिर एक बंधी बंधाई रूटीन के तहत जनता के साथ जो कनेक्ट किया वो कामयाब नहीं हो पाया है, तो आगे क्या स्ट्रैटेजी में बदलाव किया जाएगा? देखिए प्रियंका जी, सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार दूसरी बार गठन होकर सुचारू रूप से चलने जा रही और प्रदेश की जनता ने हम लोगों को विपक्ष का एक अधिकार दिया है, तो उस अधिकार को लेकर हम लोग 24 अभी बहुत दूर है और हम कोई राष्ट्रीय पार्टी है नहीं, हमारा कोई कैंडिडेट या हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पीएम का उम्मीदवार नहीं, तो हम तो फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश पे फोकस करेंगे और उत्तर प्रदेश की जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस मुद्दों को लेके हम लोग शपथ ग्रहण के तुरंत बाद से विधानसभा से लेके और सड़क तक आएंगे। सरकार जो भी अच्छा काम करेगी जनता हित के लिए उसमें सहयोग देंगे एक अच्छे पक्ष के नाते, और जो भी जनता से जुड़े मुद्दे के खिलाफ कोई भी अगर निर्णय होगा उसके खिलाफ हम लोग सरकार के खिलाफ उतरेंगे, चाहे अनशन करेंगे, चाहे जो भी प्रदर्शन होगा हम लोग करेंगे। लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव 2024 है और मुझे ऐसा लगता है कि अनिल जी एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव 2024 का जरूर है, लेकिन विपक्ष की किस तरह की भूमिका रहती है उसका भी बहुत बड़ा असर 2024 के चुनाव में पड़ने वाला है। जी विपक्ष आपने आप ही लोग कहते हो और आलोक भदौरिया जैसे जितने भी थिंक टैंक हैं जो अच्छे सोचते हैं, अच्छे एनालिसिस करते हैं, उन सबका मानना है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाती है। अब उत्तर प्रदेश में तो विपक्ष है नहीं कोई, उत्तर प्रदेश में तो अब सीधे सीधे भाजपा और सपा है, तो हम राष्ट्रीय दौर में है नहीं, हम प्रधानमंत्री के दौर में है नहीं, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं आपको। हम तो इतना ही कहेंगे कि अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ है, प्रोसेस जारी है, शपथ ग्रहण हुआ नहीं है। जो पीछे 5 साल में इस सरकार ने जनता से जुड़े हुए काम नहीं किए हैं, आज उसकी बात होनी चाहिए। आप लोगों को पूछना चाहिए कि क्या योगी जी बेरोजगारी दूर करेंगे, क्या योगी जी नौकरी सरकारी जो 11 लाख 12 लाख अभी चुनाव के दौरान अनिल जी हम सवाल करेंगे, शपथ तो ले लेने दीजिए, सवाल करने के लिए तो हम यहाँ पर बैठे ही हैं, हम पूरा साल पूरे 5 साल सवाल करेंगे। जी 24 बहुत दूर है प्रियंका जी, और 24 के लिए हम कोई भविष्य वक्ता नहीं है और ना हम कोई भविष्य जानते हैं। ठीक है आलोक भदौरिया जी के पास आते हैं। देखिए परसेप्शन का ही पूरा खेल है। ठीक है अनिल जी आपके पास आती हूँ मैं। आलोक भदौरिया जी देखिए परसेप्शन का ही पूरा खेल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जब हम बातचीत करते हैं तो वो उनको 365 दिन चुनाव नजर आते हैं और यहाँ पर अनिल जी का कहना है कि 24 बहुत दूर है। आलोक जी क्या लगता है आपको कि यही परसेप्शन का खेल है जो चुनाव में खेला कर जाता है? जी दरअसल इस चुनाव में सपा के हार की मुख्य वजह ये रही कि सपा ने पिछले 6 महीने में 5 महीने में अपने चुनाव प्रचार को उठाया। ये इनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल रही। जब सामने इनको मालूम है, आजकल दरअसल इसको मैं तो कहता हूँ कि राजनीति को आप एक खेल के तरीके से जब तक आप नहीं समझेंगे, आपके पास सारे स्टेटिस्टिक्स हैं, आपको ये मालूम है कि एक ये मोदी जो टीम का कैप्टन है वो कितना काम करता है, वो आज चुनाव खत्म हो जाएगा, कल आपका चुनाव खत्म हुआ, आज वो गुजरात में प्रचार करने में लग गए। एक तरफ आपके सामने वो कैप्टन है, आप उसके बाद कहते हैं अभी तो 5 साल है। तो ये जो एक अप्रोच है, तो ये इस अप्रोच में इनको एक मनोवैज्ञानिक ये बढ़त नहीं ले रहे हैं, ये मनोवैज्ञानिक हार का सामना करने के लिए अभी से तैयार हो गए कि अभी तो वक्त बहुत। तो पहली बात तो वक्त किसी चीज का नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 ये मान रहे हैं कि हम केवल उत्तर प्रदेश की पार्टियां, यानी हमारा अब नंबर आएगा 2022 के बाद। कब नंबर आएगा? 2027 में। जी तो यानी क्या 5 साल तक आप राजनीति में किसी को 3 साल तक वॉक ओवर दे सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं दे सकते। अगर आपने वॉक ओवर दिया तो आपका अस्तित्व खतरे में हो जाएगा। मुद्दे देखिए, मुद्दे हैं, लेकिन सवाल है कि उन मुद्दों की आपने काट क्या किया। आप बेरोजगारी थी, बिल्कुल थी, इसे कोई इनकार नहीं कर रहा।
किसानों में आक्रोश था, बिल्कुल था, लेकिन आपने क्या किया? आपने हमेशा इसी में रहे कि वो लोग गलतियां करें। अरे हमने तो कहा भदौरिया जी, हमने तो कहा लोगों से, लोगों ने कहा लाल टोपी वाले आतंकवादी हैं, आ जाएंगे तो बहन बेटी को छेड़ेंगे। तो अब इसका क्या करें हम लोग? नहीं तो अब तो कम से कम देखिए, अब तो कम से अनिल जी बुलडोजर का मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष के माध्यम से उठा था, लेकिन बुलडोजर आर कहाँ पहुंच गया? आप चाहें तो लाल टोपी को भी बदल सकते हैं। जी आलोक जी, क्या कहना है? ध्वस्त के लिए साफ तौर पे इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मन से कहा कि हम घर बनवाएंगे, इसका मतलब ये माफियाओं को संरक्षण देने की बात करते हैं। ठीक है, शबनम जी आपके पास आती हूँ, आलोक जी को अपनी बात पूरी करें। आलोक जी, क्या कहना है आपका? बुलडोजर का मुद्दा विपक्ष से उठा था, बीजेपी ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। हाँ, अच्छी बात है, बीजेपी माहिर है इसमें। नहीं, बात ये नहीं कि फायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया। देखिए, वो राजनीति में, राजनीति का मकसद क्या है? क्या राजनीति का मकसद एनजीओ चलाना है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं है। एनजीओ का मतलब होता है कि कहीं दूसरे से मदद मिलेगी, फिर आप उसको आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल नहीं, आपको लीड करना पड़ेगा। लीड आपको फ्रंट से करना पड़ेगा, बैक से नहीं करना पड़ेगा। राजनीति में इसीलिए आते हैं कि आपको सत्ता मिले। जैसे आम आदमी पार्टी है, आम आदमी पार्टी आई क्यों आई? सत्ता के लिए आई ना, वो सत्ता के लिए संघर्ष किया। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि उत्तर प्रदेश में उसको 5 साल में या 4 साल में कुछ नहीं मिला। राजनीतिक पार्टियों को जड़ें जमाने में समय लगता है, ऐसा नहीं होता 2 या 5 साल में। पिछले भी 5 साल पहले यहाँ पर पंजाब में क्या सरकार बना ली थी क्या? बिल्कुल नहीं होती। तो इसलिए, लेकिन राजनीति की दिशा निर्धारण में आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। जी, जैसे बिजली का बिल है, पानी का है, और भी कई तरीके की जो चीजें इन्होंने दी। खैर, मैं इस पे नहीं जाता। अभी मैं आपने जो सपा वाला जो सवाल उठाया था, मैं उस पर जाऊंगा। देखिए, आज के जमाने में अगर हम लोग 2022 की बात करें तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ आपके पास एक ऐसा आपका प्रतिद्वंदी ऐसा है। आलोक जी, हमारे पास समय की कमी है। आकाश जी के पास मैं एक बार जाना चाहूंगी। आकाश जी, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे, अनिल जी का कहना है बहुत दूर है 24, आपकी क्या स्ट्रैटेजी है? इस तरह से यदि होगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो राह और आसान हो जाएगी। राजनीति तभी बेहतर हो सकती है यदि खेल को खेल की तरह माने और कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां भी उतनी मजबूत हों, तभी जनता के लिए भी फायदा है और पार्टियों के लिए भी कहीं ना कहीं अच्छी चुनौती पेश होती है। देखिए, मैं पूरे विश्वास से कह रहा हूं कि हम कहने से ज्यादा करने में विश्वास रखते हैं। और अब जो पंजाब की जनता ने हमें प्रदेश दिया है, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई एलजी नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। माननीय भगवंत मान जी अपने विवेक से प्रदेश की जनता के लिए काम करेंगे, प्रदेश की जनता पे जो वादे किए उनको पूरा करेंगे। और आने वाले ये 1-1.5 साल के अंदर ही डिसाइड हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में हम कहाँ खड़े होंगे आकर। और मैं पूरी जिम्मेदारी से एक बात और कहना चाहता हूँ कि पंजाब में हमको भी पता है कि मेरी परफॉर्मेंस ये डिपेंड करेगा कि हमारी आवाज हिंदुस्तान में कितनी दूर तक जाती है। और इस मौके को हम छोड़ेंगे नहीं, जो जनता ने पूरे प्यार से हमको एक तरफा दिया है। ठीक है, एक बार आलोक जी के पास मैं फिर से जाना चाहूंगी। 2024 की हम बात कर रहे हैं। आलोक जी, 2024 के लिए फाइनल कमेंट क्या देना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस ये एक अब सामने होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए। जिस तरह से अनिल जी झा जी का कहना है कि वो तो मैदान में ही नहीं है, हालांकि मैदान के बाहर भी रह के खेल बिगाड़ा जा सकता है, लेकिन आपका क्या मानना है, कितनी राह आसान या मुश्किल हो सकती है? देखिए, 2024 की मंजिल ये इसका निर्धारण करेगी कि जिसकी कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। भाजपा की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, आपकी भी बहुत अच्छी है, तो इसलिए ये आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अब बाकी, अब जैसे अगर सपा का भी देखा जाए तो सोशल जो मीडिया पे है, इनका कंट्रोल नहीं है, लोग इनके खुद ही आ रहे हैं। ये एक निर्धारण नहीं कर रहे हैं, दूसरे की गेम पे, दूसरे की बिसात पे ये कोशिश करते हैं कि उसमें हम फंसे या ना फंसे। अपनी बिसात नहीं बिछा पाते, अपनी आइडियोलॉजी, अपनी थिंकिंग ये लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। जो भी व्यक्ति ग्रास रूट तक नहीं पहुंचा पाएगा कि वो करना क्या चाहता है, उद्देश्य क्या है, बड़ी एम्बिशन लोगों में जब तक जगाएगा नहीं, उम्मीदें नहीं जगाएगा, अपेक्षाएं नहीं जगाएगा, तो उसके लिए सफलता हासिल करना बड़ा मुश्किल। जी जी, बिल्कुल आलोक जी, और इसी के साथ अपनी इस चर्चा को हम यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, शबनम जी बहुत शुक्रिया, अनिल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आलोक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लगातार यहाँ पर बातचीत कर रहे थे 2022 की जीत के बाद अब 2024 के लिए जो संदेश की हम बातचीत कर रहे थे। साफ तौर पर यहाँ पर तमाम लोगों का ये मानना है कि कम्युनिकेशन का ये दौर है, IT का ये दौर है। ऐसे में जनता के बीच में काम करने के साथ ही साथ जो जनता के बीच अपनी बातों को, अपने विचारों को और साथ ही साथ अपनी योजनाओं को बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन
के द्वारा पहुंचाने में कामयाब हो पाएगा। कहीं ना कहीं उसके लिए 2024 की और आने वाले सभी चुनाव की राह आसान मानी जा सकती है। फिलहाल 24 को लेकर तमाम पार्टियों की क्या कुछ रणनीति होगी, किस तरह से उसके लिए तैयारी की जाएगी, इसके लिए तो अभी समय है, बातचीत करेंगे उस पर। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए लगातार बनी रहिए के न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज।